हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। हमने अभी इसका एक पार्ट देख लिया है और हमने 55 तक क्वेश्चन देख लिए थे। मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या है ना कि उसको थोड़ा सा नोट डाउन करने में और सॉर्ट आउट करने में टाइम लग गया, तो वो वीडियो भी बना नहीं पाई हूँ। तो मैंने सोचा इस टेस्ट सीरीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में मैं मिनरल्स को करा देती हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें बजट भी है, मिनरल्स है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से हो नहीं पाई थी, तो फिर उनको अभी कंप्लीट करके फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने 55 तक देख लिया, 56 से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, विश्व बैंक ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी किया है। सेकेंड है कि इसका शीर्षक कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। तो कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के बारे में, तो देखिए हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी किया है। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर विश्व बैंक कह दिया है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता दूं, जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो यूट्यूब पर @रिसोर्स यूपीपीएससी सर्च कर ले, तो सारे वीडियोस हमारे लाइन से मिल जाएंगे आपको। एंड देखिए, मैंने इंटरपर्सनल के क्वेश्चन करवाए हैं, PYQ करवाए हैं, और हिंदी ग्रामर के भी वीडियो हैं, मैपिंग के भी वीडियो हैं। तो वो आप ना चैनल को पूरा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएंगे। और कई बार जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करिए। टेलीग्राम में प्लेलिस्ट रहती है एंड यूट्यूब की भी प्लेलिस्ट रहती है, तो उससे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो कभी भी जब आप कोई भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है, जब आप वीडियो को देखें तो ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करिए। कुछ कुछ चीज़ें मैं डाल देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो उससे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एंड थर्ड बात यह है कि एक साल का करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं मतलब PCS में। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में उन लोगों ने करंट अफेयर एक साल का ले लिया है, किसी महीने में जनवरी का, किसी में फरवरी का, किसी में मार्च का। तो जैसे इसमें जनवरी का करंट अफेयर है, हाँ, और क्योंकि इधर ये जनवरी चलने लगी 2024 की, तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा 2023 करके पूछ रहे हैं या 2024 की, ठीक है। तो उस हिसाब से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि करंट एक साल 1 से 1.5 साल का आता है, तो इसलिए इसमें करंट इंक्लूड है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में 95वें ऑस्कर में किस गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी कई सारे एग्जाम में, आपने देखा ही है, और आंसर भी बहुत सिंपल है। तो ये आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल के अध्ययन के अनुसार अवैध मत्स्यायन और रेत खनन जैसे मानव जनित खतरों ने चितवन नेशनल पार्क CNP से बहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छों हेतु खतरा पैदा कर दिया। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भूटान, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, या डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाल के अध्ययन के अनुसार अवैध मत्स्य और रेत खनन जैसी मानव जनित खतरों ने दक्षिण मध्य नेपाल में चितवन नेशनल पार्क CNP से बहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छों हेतु खतरा पैदा कर दिया है, जो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य से लगा हुआ है। वर्ष 1973 में स्थापित चितवन नेशनल पार्क नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इस उद्यान में एकल सींग वाले एशियाई गैंडों की अंतिम आबादी रहती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका नेपाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण निम्नलिखित में से किस देश में आपातकाल लागू हुआ। ऑप्शन है कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राजील, एंड डी न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, और सरकार ने कहा कि यह अप्रत्याशित मौसम की स्थिति है जिसका उत्तरी द्वीप के ज़्यादातर हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है। सेकेंड, इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी कई बार विस्फोट हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी लाओस या डी मोरक्को। तो बात करें अगर हम मेरापी ज्वालामुखी की, तो मेरापी अग्नि पर्वत इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल ही में इसमें कई बार विस्फोट हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारे यहाँ पर इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्मेटिक्स माइक्रो बीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी स्पेन या डी नीदरलैंड्स। बात करें अगर हम सूक्ष्म मणिकाएं यानी माइक्रो बीड्स की छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से छोटा होता है, मिमी, ठीक है, और जल में निम्नीकृत या वियोजित नहीं होते। वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक माइक्रो बीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला नीदरलैंड्स पहला देश बन गया। सॉरी, हमें लग रहा है कि ये साल इनका गलत सुमेलित है, बट ये नीदरलैंड्स देश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सेकेंड, रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत में सबसे, ठीक है, अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि एक साथ वर्ष 2012 और 2021 के दौरान नीचे की आधी आबादी की संपत्ति में हिस्सेदारी मात्र 3% रही है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन केवल बी सही है, ठीक है। अगर बात करें कि रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है। तो बात करें रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें कहा गया है कि पुरुष श्रमिकों द्वारा अर्जित प्रति 1 रुपये के मामले में महिला श्रमिकों को केवल 63% पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसे नीति आयोग द्वारा नहीं बल्कि इसे ऑक्सफैम द्वारा मतलब कि रिलीज़ किया जाता है। तो नीति आयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी की? ऑप्शन है दुबई, बी दावोस, सी वियना या डी पेरिस। अगर बात करें हम कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 आपकी दुबई में 13 फरवरी 2023 से शुरू हुआ और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स की थीम के तहत आयोजित की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दुबई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजी क्लेम पहल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? ऑप्शन फर्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या डी उपयुक्त कोई नहीं। अगर हम बात करें डिजी क्लेम के बारे में, तो डिजी क्लेम आपका एक डिजिटाइज्ड क्लेम भुगतान मॉड्यूल है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में शुरू किया गया भारत प्रवाह पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सेकंड कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों एवं नौवहन के महत्व तथा कल्पना को उजागर करने के लिए भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की गई है। तो कह निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए बात करें तो हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों एवं नौवहन के महत्व तथा कल्पना को उजागर करने के लिए भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जबकि पत्तन पोत परिवहन और राज मंत्रालय ने ये कार्यक्रम शुरू किया, तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी? ऑप्शन है आसियान, बी बिम्स्टेक, सी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो
एंड डी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, ठीक है। तो बात करें भारत के साथ डिजिटल मंत्रियों की तीसरी आसियान बैठक का आयोजन ADGMIN 10 फरवरी 2023 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री इवान जान ई यूआई ने बैठक की सह अध्यक्षता की। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आसियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहा मारपोल अभिसमय निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन है जहाजों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण, बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात सुविधा, सी समुद्री खोज और बचाव, या डी समुद्री जीवन की सुरक्षा। अगर बात करें मारपोल अभिसमय 1973 द्वारा यह परिचालन या आकस्मिक कारणों से जहाजों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण प्रदूषण को संदर्भित करता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जहाजों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण, ठीक है। कुछ चीज़ें और दी हैं, उसको आप PDF में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में समाचारों में रहा डी फेक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, डी फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। सेकंड, इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। एंड थर्ड है आपका कि यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा आवृत करता है। साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें डी फेक टेक्नोलॉजी के बारे में, देखिए पूरे साल 2023 में अगर चर्चा का खास कोई विषय रहा है तो आपका AI और डी फेक टेक्नोलॉजी खूब रही है। बात करें तो आपका यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही आपके जो फैक्ट दिए हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। डी फेक आपको पता ही है, शब्द की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डी फेक कहा था। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया। बट तब तक 2017 तक आम आदमी को डी फेक के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। आज भी बहुत आम आदमी होगा जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ नहीं करता होगा या डिजिटल मोबाइल नहीं होगा तो मतलब नहीं समझता। बट जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस शब्द से वाकिफ़ हो गए हैं। बहुत डिटेल में ना सही, पर ऊपर ऊपर से तो वाकिफ़ हो गए हैं। आपको पता है डी फेक कितना नुकसान करता है। किसी भी फेमस व्यक्ति का लोकल मतलब गलत वीडियो बना करके कहीं भी गलत तरीके से यूज हो सकता है ना। तो उसी के बारे में तीनों चीज़ें बताई हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर आप इसके आंसर को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आंसर हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन है विकास गौड़ा, बी मीराबाई चानू, सी तजिंदर पाल सिंह तूर एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और यह पदक उन्हें 60 फुट इवेंट में 19.49 मीटर थ्रो के लिए प्रदान किया गया। इसके पहले भी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने वर्ष 2018 में एशियाई खेल और वर्ष 2019 में आउटडोर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तेजिंदर पाल सिंह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन है अल्जीरिया, बी मिस्र, सी मोरक्को एंड डी साइप्रस। तो अगर हम बात करें 13 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। बता दें कि हालिया चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका साइप्रस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप 94 वर्षों के अंतराल के बाद देखी गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेटर स्कूप मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है एंड सेकेंड, इसे मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील में देखा गया। तो करें निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगर बात करें बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप, जिसे स्थानीय रूप से सदा गमन के नाम से जाना जाता है,
जिसको हाल ही में 94 वर्षों के अंतराल के बाद मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में देखा गया। और ग्रेटर स्कूप आप एक मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बतख की प्रजाति है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में हुई पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा एंड डी ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान ये देना कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि शामिल नहीं है, ठीक है। तो सी ड्रैगन 2023 भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया ने साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास किया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कनाडा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है ताइवान, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान एंड डी भारत। तो देखिए सेमीकंडक्टर की बहुत मांग बढ़ी हुई है इस समय और आगे आने वाले समय में भी बढ़ेगी। तो शीर्ष 5 देश जो सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हुए हैं ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें भारत शामिल नहीं है क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन नहीं होता उस मात्रा में। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ये हर वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड, इस वर्ष के लिए थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थी। करें निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या सत्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात की जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है और रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन गलत है क्योंकि 28 मार्च को नहीं, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित नेत्र परियोजना किससे संबंधित? ऑप्शन है अंतरिक्ष मलबे की सफाई, बी नेत्रहीनों के लिए मुफ्त चिकित्सा, सी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संचालित बांध संबंधी परियोजना या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर नेत्र परियोजना की बात की जाए तो भारतीय उपग्रहों को अपशिष्टों और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतरिक्ष मलबे की सफाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ऑप्शन यह निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 मार्च, बी 7 मार्च, बी 7 मार्च, सी 8 मार्च या डी 10 मार्च है। तो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपका महिला दिवस और एक दिवस और होता है, उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात करें तो ये आपका देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो होती है वो आपकी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट है जो वर्ष 2004 से ये रिपोर्ट जारी हो रही है और यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नहीं जबकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? ऑप्शन ए 6%, बी 5.5%, सी 7% या 7%, डी 6.5%। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार, अब ये वी अनंत नागेश्वरन के बारे में जो बात हो रही है 2023 के हिसाब से हो रही, ठीक है। अगर ये डेटा बदलता है 2024 में तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक साल या लगभग 14 महीने का करंट आ जाता है ना। तो यहाँ पर 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो डी ऑप्शन रहेगा, जो अनुमानित की गई विकास दर वो आपकी 6.5% है। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट हैं
जैसे IMF ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में चालू वित्त वर्ष हेतु भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा। तो अलग अलग एजेंसियां हैं, तो किसी का कुछ और अनुमान हो जाता है, तो वो चीज़ भी हमें को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2023 में पहली बार सिंथन टॉप दर्रा को खोला गया। ये दर्रा निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है शिमला एवं तिब्बत, बी लेह एवं कारगिल, सी कुल्लू एवं स्पीति एंड डी कश्मीरी एवं चिनाब घाटी। तो देख लेते हैं। आपका सिंथन टॉप एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग जिले में ब्रेंग घाटी तथा जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के मध्य स्थित है। यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कश्मीर एवं चिनाब घाटी। ठीक है, कुछ और अच्छे से फैक्ट है उनको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। नेक्स्ट, भद्राचलम मंदिरों के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित करने की योजना है। थर्ड है कि ये मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। एंड 4 है, इन मंदिरों में शामिल रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, बी केवल सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, सी केवल सेकेंड एंड थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसके हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारे चारों ही फैक्ट यहाँ पर सही है, कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें डीफ्लैपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पंजाब की श्रेया सिंगला कौन से खेल से संबंधित है? ये देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो मे बी कि मेरे से कभी हो सकता है एक अक्षर मिस हो जाए, तो आप अपने से तरीके से अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है शूटिंग, बी टेनिस, सी बैडमिंटन एंड डी टेबल टेनिस। तो आपका जो हाल ही में पंजाब की श्रेया सिंगला ने ब्राजील में चल रहे 24वें डीफ्लैपिक्स में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता और निशानेबाजी में भारत 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका बैडमिंटन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वार्षिक मृत्यु दंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा मौत की सजा दी गई? ऑप्शन है गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली एंड डी झारखंड। तो अगर बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के से जुड़े एक समूह प्रोजेक्ट 39A ने हाल ही में वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट प्रकाशित की है और जिसमें बताया कि भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 2022 में बढ़कर 539 हो गया। 2021 में यह 490 थी। यूपी में सबसे ज़्यादा मौत की सजा दी गई है, उसके बाद गुजरात और झारखंड का स्थान है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीडन की सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी LKAB ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। दुर्लभ मृदा तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। की खोज की है दुर्लभ मृदा तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इनमें स्कैंडियम और याट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लेथेनाइट्स शामिल हैं जो लेथेनाइट्स के समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों से युक्त हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पारिस्थितिकी संरक्षण और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, बताइए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए, जो हाल ही में स्वीडन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, खनन कंपनी LKAB, जो LKAB ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। अब दुर्लभ मृदा तत्व क्या है? ये 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इनमें स्कैंडियम और याट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लेथेनाइट शामिल है, वही जो अभी हमने फैक्ट में पढ़े। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे समर्थ रामदास या संत रामदास की साहित्यिक कृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? ऑप्शन है दासबोध, बी पंचमन, सी अंतर्भाव या डी दसम ग्रंथ। दासबोध, पंचमन तथा अंतर्भाव समर्थ रामदास या संत रामदास की साहित्यिक कृतियां, जबकि दसम ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दसम ग्रंथ, ये सिख धर्म से संबंधित है, ये उनकी कृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम एंड डी केरल। कह रहे किस राज्य ने राजमार्ग पर, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी महाराष्ट्र, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व शासन संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा विश्व शासन संकेतक WGI जारी किया गया है। सेकेंड, WGI किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर आप बात करें तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा विश्व शासन संकेतक आपका WGI जारी किया गया। WGI किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है और आंसर हमारा यहाँ पर बी सही है, ठीक है, यानी कि केवल बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू की गई धारा पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो धारा की अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शुरू की गई अनूठी और प्रमुख पहल धारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत को फरवरी 2023 में 1 वर्ष पूरा हो गया। मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग AICTE नई दिल्ली स्थित शिक्षा धारा आयोजनों के लिए प्रमुख निष्पादन भागीदार है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 मंत्रालय मिले हुए हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव और नीचे आपका मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली उसमें भी है ना, तो दोनों मिलके, लेकिन जो मेन होगा वो हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चर्चित शब्द कवच 2023 राष्ट्रीय हैकाथॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल, बी सीमा सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा या डी सड़क सुरक्षा। अगर बात करें आपके कि भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से अभिनव विचारों एवं तकनीकी समाधानों की पहचान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। सेकंड, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। थर्ड, इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हम बात करें अगर सोमनाथ मंदिर की तो ये आपका गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं कि मतलब इसका उल्लेख अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, किंतु अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आंसर हमारे यहाँ पर सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ये सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर वस्त्र मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है कानपुर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या डी लखनऊ। बात की जाए आपके टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का यह सबसे बड़ा आयोजन, इसमें शामिल होने वाले लोगों को भारत एवं विश्व भर के शीर्ष स्तर के CEO निर्माताओं एवं वस्त्र उद्योग से जुड़े सहकर्मियों, खरीद प्रबंधकों एवं आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।
आंसर की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी, मुंबई में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रही लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी लद्दाख, सी पश्चिम बंगाल या डी पुदुचेरी। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल को लोकप्रिय योजना लक्ष्मी भंडार के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी हो जाएगी पश्चिम बंगाल से संबंधित योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जीपीटी मॉडल को मानव समान पाठ करने हेतु बड़ी मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। सेकंड है आपका कि चैट बॉट को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक RLHF का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चैट जीपीटी आपकी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर का एक प्रकार है जो ओपन AI द्वारा विकसित बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा मॉडल है। जीपीटी मॉडल को मानव समान पाठ करने हेतु बड़ी मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। बात करें तो हाल ही में भारतीय सेना ने खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के पंचगाम गांव में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को प्रदान किया गया? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एंड डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इसमें कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, दृष्टिकोण और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं आशा की भागीदारी को मान्यता दी। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कह रहे भारत पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। ऑप्शन सेकंड, इस कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और लाइफ मिशन की ब्रांडिंग एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड है कि यह आयोजन आदर्श वाक्य वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो आपका भारत सरकार गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से 31 जनवरी 2023 तक 6 दिवसीय भव्य कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कर रही है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका तीनों ही ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन मैंने आपको पहले पढ़ दिया है, अब आप आंसर में अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, बार बार पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित शब्द ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है केवल जलीय पौधों से, बी केवल जलीय शैवालों से, सी केवल जलीय पशुओं से या डी उपरोक्त तीनों से। अगर हम बात करें तो एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलीय वातावरण से प्राप्त ब्लू फूड पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद कर सकता है तथा भारत में रोजगार और निर्यात राजस्व को बढ़ाने में भी योगदान कर सकता है। ब्लू फूड की बात करें तो ब्लू फूड आपका जलीय पशुओं, पौधों या शैवाल से प्राप्त भोजन होते हैं जो ताजे जल और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी, यानी कि उपरोक्त तीनों से। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल टेक समिट GTS 2023 का मेजबान है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी इंदौर, सी लखनऊ एंड डी पुणे। तो अगर हम बात करें तो G20 तकनीक एवं व्यावसायिक आयोजनों की श्रृंखला 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट आपकी GTS के साथ शुरू हुई, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 16 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है नीति आयोग ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है।
ऑप्शन सेकंड, इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका जीडीपी वर्ष 2022 में 3% से गिरकर वर्ष 2023 में 1.9% होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2023 जारी की है। तो यहीं से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गलत, क्योंकि नीति आयोग ने नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित शब्द विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑप्शन है भारत और यूरोपीय संघ, बी भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम, या डी यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। हम बात करें अगर चर्चित शब्द विंडसर की, तो फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार एवं भावनाओं को प्रभावित करने वाली राजनीतिक जटिलताओं के समाधान का नवीनतम प्रयास है। तो सी हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी गुवाहाटी, सी लखनऊ एंड डी चेन्नई। तो बात करें तो आपका राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट फ्लैग 8 या 8 कह सकते हो अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर इन्होंने नहीं पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट, ये सऊदी अरब के हवाई अड्डे अल डफरा में आयोजित किया गया था। सेकंड है कि भारतीय वायुसेना ने अभ्यास में भाग लिया था। थर्ड है या सी है, यह एक बहुपक्षीय अभ्यास था। एंड थर्ड है कि भारत ने पहले भी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लिया है। कह रहे यहाँ पर फिलहाल की जो सही नहीं वो हमें बताना। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात के हवाई अड्डे अल धफरा में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास में भाग लिया। भाग लेने वाले अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, स्पेन, मोरक्को, बहरीन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात थे। भारत ने 2021 में पहली बार डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने कहा इसको प्रिंट करने में कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज करना था। ऑप्शन इन्होंने ए दिया, लेकिन कोई ना कोई प्रिंट मिस्टेक है, इसीलिए थोड़ा सा आंसर आपका मिसमैच है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य पब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है हरियाणा, बी राजस्थान, सी जम्मू और कश्मीर, या डी उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में जल जन अभियान का उद्घाटन किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया। ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, या डी नीति आयोग। अगर हम बात करें तो वैश्विक और राष्ट्रीय महामारी से निपटने हेतु प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा वासेनार अर्जेंटमेंट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत ने वासेनार अर्जेंटमेंट की वर्ष 2023 के लिए अध्यक्षता प्राप्त की है। सेकंड, यह संस्था पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से संबंधित है। करिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो हाल ही में वियना आयरलैंड में वासेनार अर्जेंटमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को अध्यक्षता सौंपी गई और भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 को अध्यक्षता ग्रहण की। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसने जारी की। ऑप्शन विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ, बी नीति आयोग, सी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या डी उपयुक्त कोई नहीं। हम 105 तक जो क्वेश्चन हो गए उतने रखते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये टेस्ट सीरीज क्योंकि करंट से रिलेटेड है तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके जनवरी 2023 के हैं, क्योंकि अब ये आपका जनवरी 2024 चल ही रहा है। तो अब हमें इधर मैं सोच रही हूँ आपको ना ये करंट छोड़ देती हूँ, क्योंकि जनवरी का है, कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। मुझे भी इस जनवरी का याद रखना है, तो आपको सर लोग बताते हैं
कि हमें कम से कम 8 महीने का तो पूरा याद होना चाहिए करंट, 12 महीने का नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा। अब क्योंकि हम जनवरी का पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगी, हम कितना उस डेटा को याद रखेंगे, कितना इस डेटा को। तो मैं इसके बाद क्या करती हूँ ना, आपको मिनरल्स के कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। या फिर मैं ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद शुरू करना चाह रही हूँ, तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर देती हूँ, क्योंकि वो उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप मान लो कि एकदम कहते नहीं है कि जो परंपरागत है, उनमें से कुछ ना कुछ घुमा के पूछने ही हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, तो उसे हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये करंट हम छोड़ देते हैं। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि मैंने इनको छोड़ा तो अच्छा किया कि गलत किया। मेरे ख्याल से जो मैं अभी तक का एक्सपीरियंस देख रही हूँ, तो मेरे ख्याल से ये 2023 जनवरी का याद रखने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम उस टेस्ट सीरीज को देखते हैं। तो ये हमारा जीएस वर्ल्ड का ही टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 5 है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कई ईयर में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आए हैं कंपैरिजन टू इंडियन ज्योग्राफी के, तो हमें इसे स्किप नहीं करना। और हम ना टेस्ट सीरीज को आगे पीछे इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि डेटा को देख के अगर हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो फिर एक समय आता है कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री भी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, जैसे पेपर आता है ना जीएस का वैसे ही करो, ताकि हिस्ट्री से दिमाग हटे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चले, वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो पॉलिटी में, क्योंकि हमें फैक्ट तो काफ़ी मात्रा में याद रखने होते हैं ना, इसमें फैक्ट आते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए मैं नहीं चाहती कि मैं उस वीडियो को अलग अपलोड करूँ, फिर इसको अलग, मैंने सोचा इसी में कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़े। ऑप्शन है आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी कायांतरित शैल या डी उपरोक्त सभी। बात करें हम तो करें उल्लेखित तीनों प्रक्रियाएं आपकी कायांतरित शैलों से जुड़ी है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज का परतों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। और कायांतरित शैलों में खनिज विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में व्यवस्थित होना बैंडिंग कहलाता है। तो ये तीनों ही चीजें आपकी यानी कि पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग आपका कायांतरित शैल से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं। सेकंड, बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो बाह्य आग्नेय चट्टान में एक महीन दानेदार संरचना होती है। इसके बाद में कह रहे हैं क्योंकि ये पिघले हुए लावा के रूप में बनते हैं जो तेजी से ठंडा हो जाते हैं, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं जो कि मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने पर बनते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा और मैग्मा से होता है जो प्राथमिक है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है, बी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्यों ऑप्शन हमारा ए सही है, बी, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं जबकि बाह्य आग्नेय चट्टान में एक महीन दानेदार संरचना होती है, इसीलिए ये हमारा फैक्ट जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता पाई गई। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और हीलियम या डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखते हैं इसमें से कौन सी गैस पाई गई। सूर्य के आरंभिक वायुमंडल की बात हो रही है। तो देखिए एक सुपरनोवा के विस्फोट के बाद लगभग 5 अरब साल पहले सूर्य और उसके ग्रहों का गठन हुआ, जो एक बड़ा तारा है जो फटने से पहले हाइड्रोजन और हीलियम से शुरू होने वाले भारी तत्वों को उत्पन्न करता था। शुरुआत में सूर्य एक विशाल गर्मा गर्म गेंद थी जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक उल्का पिंड है। ऑप्शन है एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैसीय पुंछ है, बी पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, सी एक ऐसा पदार्थ जो बुध और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी। एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैस पुंछ है, तो इसको थोड़ा देखते हैं इंग्लिश वर्जन में। कह रहे हैं अ मीटियोराइट इज आर। ऑप्शन ए अ कॉमेट विद अ ब्राइट गैसियस टेल, बी अ पीस ऑफ मैटर विच डज नॉट बर्न्स completely and reaches the surface of the earth,
सी अ मैटर विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एंड डी नन ऑफ अबव। देखते इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बात करें अगर उल्का पिंड की, आपकी मीटियोराइट्स की। देखिए उल्का पिंड एक ऐसा पदार्थ है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये आकाश में बड़े होते हैं और पृथ्वी की सतह पर आते हुए पूरे नहीं जलते। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के स्थायीकरण से बनी हैं। सेकंड है, वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। थर्ड है, महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है। तो कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा से सही कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। सबसे पहली बात, देखो एक कथन हमेशा याद रखना, हो सकता है कि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया ही होगा, मुझे अभी लाइन एग्जैक्ट याद नहीं है। जब पृथ्वी का इवॉल्व हुआ था, पृथ्वी आपकी आई थी इस तरीके से, मतलब कहते हैं एक गोला थी, जैसे जैसे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता गया वो रहने योग्य हुई। लेकिन जब पृथ्वी और ये जब सब चीज़ों का निर्माण हुआ या जो भी हो रही थी क्रियाएं, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी। स्टार्टिंग से ऑक्सीजन थी, शुरू में ऑक्सीजन थी ही नहीं। कैसे बनी, वो धीरे धीरे होती गई, इवॉल्व होती गई। इसका जब कॉन्सेप्ट बताते तो आपने कॉन्सेप्ट अगर ध्यान दिया होगा तो आपको उससे एक चीज़ हमेशा कंफर्म रहेगी। तो जब भी एक लाइन आए कि ऑक्सीजन थी, वो लाइन हमेशा गलत रहेगी। यहाँ देखते हैं कि ये क्या बताते हैं, कथन दो गलत है। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। क्यों, तो ये कह रहे हैं कि वायुमंडल के विकास के समय आपकी जो पृथ्वी की प्रारंभिक, मैंने बोला ना जब इवॉल्व हो रही थी, तो पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ठीक है, बहुत कम। महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त होने पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ये सही है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन होगा बी फर्स्ट और थर्ड। सेकंड गलत हो गया, जो मैंने अभी बताया वही कॉन्सेप्ट है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जब फिर ऑक्सीजन नहीं थे तो जीवन, जब ये आप देखते हो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, शैवाल होते हैं, ये सब क्यों बचाए जा रहे हैं। समुद्रों के लिए सरकारें इतनी क्यों कोशिश कर रही हैं। समुद्र में पानी साफ होना चाहिए, मछलियाँ होनी चाहिए और जीव जंतु होना चाहिए, क्योंकि समुद्रों से ऑक्सीजन बनती है, पेड़ों से ऑक्सीजन बनती है। तो जैसे धीरे धीरे जब ये अपना वायुमंडल और ये जो समुद्र संतृप्त हुए, पेड़ों की मात्रा बढ़ी, फिर जाके जीवन संभव हो पाया। शुरुआत में तुरंत में जीवन बराबर नहीं हो पाया था, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी तो जीवन संभव ही नहीं हो पा रहा था। ये कॉन्सेप्ट है, पूरा तो मैं अभी नहीं बता सकती, बट आपने पढ़ा होगा तो खुद ही आपको याद आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि भूकंप तरंगों और उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, पी तरंग ध्वनि तरंग के जैसी होती है और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती है। ऑप्शन सेकेंड, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा की ऊर्ध्वाधर ही होती है। थर्ड कह रहे हैं कि अभिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यहाँ है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल थर्ड, सी केवल सेकेंड, या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात, पी और एस तरंगों के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लेना, खूब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। हमेशा हमेशा इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कोई ना कोई कथन करके वो क्वेश्चन जरूर डालते हैं। बात करें, देखिए पी तरंगे ध्वनि तरंगों के जैसी होती हैं और गैसीय, तरल और ठोस सामग्री के माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक। एंड पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के समानांतर ही होती हैं, जो संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। पी और एस तरंगे अभिकेंद्र से 105 मीटर की दूरी के भीतर यात्रा करती हैं और अभिकेंद्र से 145 मीटर के पार केवल पी तरंगे पहुंचती, एस तरंगे नहीं। 105 से आगे के क्षेत्र में एस तरंगे नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो पी का ज्यादा क्षेत्र है, एस का कम है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन हमारा बी केवल सही है, यानी कि केवल थर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक लाइन की वजह से केवल ये गलत है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफर्म होगा, वरना आपको लगेगा कि ये और आंसर तो सेम है, इसमें गलत ये है। इन्होंने कहा कि पी तरंग ध्वनि तरंग के जैसी होती है, करेक्ट,
और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजर सकती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ये ध्वनि तरंग के जैसी होती है और गैसीय, तरल और ठोस सामग्री के माध्यम से गुजर सकती है। यहाँ पर है केवल ठोस, यहाँ पर एक ये शब्द केवल है, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, सेकंड की बात करें, सेकंड क्यों गलत है? कह रहे हैं पी तरंगों से कंपन की दिशा, तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा की ऊर्ध्वाधर होती हैं, लेकिन पी तरंगों से कंपन की दिशा, तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के समानांतर होती हैं, जो संचरण की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है। ये ऊर्ध्वाधर ने इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइन को गलत कर दिया, इसलिए हमारा 3 ऑप्शन केवल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, परिमाण पैमाने को मर्कैली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या 1 से 12 में व्यक्त की जाती है। सेकंड कह रहे कि तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है और इसको 1/10 की सीमा व्यक्त किया जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यहाँ ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम अगर बात करें आपके मर्कैली स्केल के बारे में, तो मर्कैली स्केल आपकी तीव्रता मापने का पैमाना है जो 1 से 12 तक होता है। रिक्टर स्केल उस परिमाण को मापने का पैमाना है जो 1 से 10 तक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है।